एग्ज़ाम में जो बच्चे बहुत प्रेशर लेके जाते हैं कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, ऐसा करना है, 98% नहीं आए तो मेरा तो 99 दुनिया लाने हैं। ख़त्म हो जाएगी। इंडिया वर्सेस चाइना का रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में कैसा होगा? ये तुमने ना मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल है। जितना अच्छा होगा उसको उतना पेमेंट मिलेगा, उतनी उसकी ग्रोथ होती जाएगी। और अब तो और उसको इंडिया किसी पे रिलाय तो नहीं करना। कुछ नहीं करना, और आज की डेट में तो डिमांड इतनी है कि नेक्स्ट 10, 15, 25 ईयर तक यही रहने। आपको मैं एक और डेटा बताता हूँ। एआई के आने से कोडर्स और इनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। जब आप प्रॉब्लम से ऊपर से देखने लगते हो ना, प्रॉब्लम को भूल भुलैया के अंदर से देखोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही भूल भुलैया में ऊपर से देखोगे कि यार ये इंसान फंसा हुआ है, ये शुरू कहाँ से तो किया था तुरंत इसने? शुरू यहाँ पे, एंड वहाँ पे, ये जा क्यों नहीं रहा, ऐसा दिखता है। मुकेश अंबानी में वो ऐसी क्या क्वालिटी है जो उसको बाकी बिजनेसमैन लाइक आनंद महिंद्रा, आदित्य बिरला और मिडिल क्लास से अलग करती है? तो अगर आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो, कंपनी को बढ़ा रहे हो, नंबर्स बोल रहे हैं 1-2 क्वार्टर में नीचे चलेगा या 1 साल नीचे चलेगा, 2 साल नीचे चलेगा, वापसी बैकअप हो गया तो अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो और काम कर रहे हो तो वो बैक करेगा, और जब वो बैक करेगा तो जनता खुद रिवॉर्ड कर देगी। हेलो गाइस, तो आज का हमारा पूरा पॉडकास्ट बिजनेस बेस्ड है, जिसमें हमारे गेस्ट है बिजनेसमैन निशांत गर्ग, जिनसे हम जानेंगे कैसे इन्होंने 0 से लेकर 120 करोड़ तक की कंपनी अपनी खड़ी करी और हम इंडिया को सुपर पावर बनाने में क्या क्या हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पॉडकास्ट को मिस्टर निशांत गर्ग के साथ में शुरू करते हैं। तो मिस्टर निशांत, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, टॉप 3 बिजनेस एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को देना चाहोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ड्रीम बिग। कभी भी छोटा सोचोगे तो वही करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोचो कि $1 बिलियन कंपनी बना दो, बट जो भी विजन लेके चलो इतना बड़ा लेके चलो कि उसमें करने में 10-20 साल लग जाएं आप। ड्रीम बिग लाइक मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। यू कैन, ठीक है। फिर सेकेंडली, देयर इज़ ओनली वन की टू सक्सेस, दैट इज़ हार्ड वर्क। ओके, ड्रीम बड़ा देख लिया, फिर उसके पीछे हार्ड वर्क करना ही करना उसके पीछे पड़ेगा। लग जाओ, ठीक है। एंड थर्ड वुड बी टू बी पॉजिटिव एंड हैव राइट इंटेंट एट ऑल टाइम्स। तो बेसिकली माइंडसेट का खेल आ जाता है। तो अपने माइंडसेट को फोकस रखो और उसी डायरेक्शन में हार्ड वर्क करो। तो इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल है, एक मिलियनियर, एक बिलियनियर और एक मिडिल क्लास पर्सन के माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहता है? अगर हम बात करें, उनकी जो सोच होती है ना पैसे को लेके, मनी को लेके, वो बहुत डिफरेंट होती है। लाइफ किस तरह से परस्यू करनी है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मिलियनियर और बिलियनर्स जो होते हैं, दे टेक मनी एज अ गेम। ओके, ठीक है, मनी को वो एक मेजरिंग यूनिट की तरह में भी यूज़ कर लेते हैं कि हाँ, जैसे आप वेट करोगे अपना तो केजीज में करोगे ना भाई, तो वैसे ही वो लोग समवेयर मैंने कितना अचीव कर लिया वो उससे कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई इतना कर लिया। एट आफ्टर अ पॉइंट जब आदमी 1-2 करोड़ रुपए कमाने लगता है, उसके बाद पैसा कितना चाहिए, क्यों चाहिए, वो म्यूट हो जाता है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, राइट। वो उसके बाद फिर वो स्टेटस सिंबल में देखता है। स्टेटस सिंबल में देखता है, वो ये देखता है कि अब नेक्स्ट गोल क्या होगा। उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो उसके गोल्स होते हैं। और जो मिडिल क्लास होता है वो अपनी नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे को उसका मीन्स देखता है, यूज़ करता है। राइट। उसको पैसे के बारे में वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा ये नहीं होगा तो मेरा कल को क्या होगा। आज जो मुझे चाहिए, मुझे इससे जो है अपने घर के ये खर्चे करने हैं, बेसिक पर्सनल इन्वेस्टमेंट, सेविंग ये करने, EMIs है। फीस, EMIs, ये सब चीज़ें वो देखता है। तो उसके लिए एक पैसा जो है वो बहुत बेसिक नीड है। और जो मिलियनर्स बिलियनर्स सोचते हैं, उनको लगता है कि मैं जी तो बिना पैसे के भी दूंगा, लेकिन मुझे ये गोल अचीव करना है, और उस गोल को नापने के लिए वो पैसे को यूज़ करता है। गॉट इट? माइंडसेट में जो डिफरेंस है, एक के लिए वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, गेम है, और दूसरे के लिए वो बेसिक नीड है, नेसेसिटी है। तो वहाँ पे फ़र्क हो जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर। एग्ज़ाम में जो बच्चे बहुत प्रेशर लेके जाते हैं कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, ऐसा करना है, 98% नहीं आए तो मेरा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, राइट। और दूसरे बहुत सारे होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और सबको ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि वो ये सोच के जाते हैं अरे यार ये नहीं होगा, कुछ और होगा। और उनका कोई डेफिनेट गोल नहीं होता कि मुझे यही इतना ही परसेंट चाहिए। तो
ऐसे ही मिलियनर बिलियनर का होता है, वो अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, गोल बनाया, गोल को अचीव कर रहे हैं, तो उनका पैसा बाई प्रोडक्ट की तरह आ रहा है। मनी उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन है। जब आप उसको प्रेशर की तरह लेने लगोगे ना कि यार इतना पैसा नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, तो शायद आपका फोकस अपने गोल से हट के, जो आपको अचीव करना है उससे हट के सिर्फ पैसे पे रह जाएगा, और जहाँ पे आप प्रेशर फील करोगे एंड चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाएंगे। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ओके, इंडिया वर्सेस चाइना का रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में कैसा होगा? या तुमने ना मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया। आजकल तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, वर्ल्ड में फेमस है, बट दैट बीइंग सेड, पर्सनल ओपिनियन है ये मेरी प्योरली, कि इंडिया को चाइना से रिलेशनशिप अपना बहुत अच्छा रखना चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरीली, ठीक है, क्योंकि चाइना ने पिछले 10 सालों में, इंडिया ने भी बहुत कुछ अचीव करा है, लेकिन चाइना ने उसका अपना 500x किया है। तो 500x के अलावा यार, चाइना 1982 तक इंडिया और चाइना की ट्रेजेक्टरी सेम थी। सेम सिचुएशन थी नहीं, 1950s में चाइना की सिचुएशन इंडिया से बहुत ख़राब थी। ओके, इट इज़ सेड कि चाइना में इतनी भूख मरी थी, इट वाज द ओनली कंट्री जहाँ पे एक चाइनीज़ दूसरे चाइनीज़ को पका के खा जाता था, क्योंकि भूख मरी थी। इकोनॉमिक्स खराब थी वहाँ की। इकोनॉमिक्स खराब थी। आप ये सोचो ना, आदमी दूसरे आदमी को खा रहे, इतनी भूख मरी थी। इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं था, नहीं, ठीक है। लेकिन आज उस चाइना ने 2014 से 24 के पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इंडिया ने भी बहुत अच्छा करा है, जितनी प्रोग्रेस शायद उससे पहले हुई थी उससे मच बेटर करी है। लेकिन शायद जो चाइना का विजन था और जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूशन करा, वो दोनों चीज़ें अलाइन हो गई। इंडिया ने भी 80% ऑफ द गोल्स अचीव करे, लेकिन चाइना ने गोल्स ही बहुत बड़े बनाए थे, उससे इंडिया के गोल छोटे थे, गोल छोटे रह गए, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ हाई टाइम, जब हमारे इकोनॉमिस्ट को, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के जो हम गोल लेने वाले हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। चाइना कॉपीइंग के लिए जाना गया है, लेकिन उसने आज देखो, इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम अपने फाइटर जेट्स डेवलप करें, रशिया के साथ कोलैब करके, जापान के साथ कोलैब करके, राइट। इंडिया इज़ ट्राइंग, चाइना कर चुका पिछले 10 सालों में, राइट। समवेयर अगर इकोनॉमिक्स, डीप इकोनॉमिक्स में जाऊं, तो जो इंडिया का पिछले 10 साल का ग्रोथ पैटर्न रहा है, वो बहुत ज़्यादा यूएस से इंस्पायर्ड था, ओके, ठीक है। चाइना का ओरिजिनल था, ठीक है, चाइना की नीड्स के हिसाब से था। इंडिया ने क्या करा, स्टॉक मार्केट्स बूम हुए, राइट। यूएस में भी वही हुआ था 100 साल पहले, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ, रोड्स का नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेवलप करा, चाइना भी कर रहा है, ठीक है, बट अपनी नीड्स के हिसाब से। इंडिया भी अपनी नीड्स के हिसाब से कर रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है कि समवेयर हर स्ट्रैटेजी में एक रिफ्लेक्शन आता है यूएस की इकोनॉमी में, जो सब कुछ 100-125 साल पहले हो चुका है उसी का। वेरएस चाइना वो कर रहा है जो अभी दुनिया में नहीं हुआ है। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ पर फूड डिलीवरी तक जो है ड्रोन्स के थ्रू होनी शुरू हो गई है, राइट। तो वो कर रहा है जो यूएसए ने भी नहीं करा, यूरोप ने भी नहीं करा, राइट। तो इट इज़ थिंकिंग कि हम कैसे इनोवेशन पे आए, हम कैसे इनोवेटर्स कहलाएं। इंडिया भी वो नहीं कर रहा। उसके दो बेसिकली मुझे मेन रीज़न से लगते हैं। फर्स्ट, एक तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट भी इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती पॉपुलेशन के हिसाब से। चलो, फर्स्ट पॉइंट आपकी बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंडिया को ज़रूरत है बिजनेसेस की। एमएसएमई जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, उतनी ज़्यादा इनकम एक इंडिविजुअल की भी बढ़ेगी। जब वो 20, 30, 50 बंदों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, तो वो जाएगा ही नहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। अब देखो, कहीं ना कहीं समवेयर इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट यही है कि बिजनेसेस बूम हो, क्योंकि उन्हें भी पता है एक बिजनेस जितनी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है उतनी गवर्नमेंट कभी भी नहीं दे पाएगी। लॉन्ग रन में कभी भी गवर्नमेंट से उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ खाली इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी डिमांड रहती है, क्या सप्लाई कम होने के बावजूद भी। देखो, सप्लाई कम नहीं है, सप्लाई है। हर साल कितने लोग यूपीएससी देते हैं, कितने लोग, ये डेटा है, और उसमें से पास कितने होते हैं वो अलग केस, 0.01%, राइट, वो अलग केस है। अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझो, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फ्लॉ जो है
वो इस वजह से भी है क्योंकि यूएस भी डेमोक्रेसी थी, इंडिया भी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस लेने वोट बैंक की वजह से लेने पड़ते हैं। साफ बात कहूँ, वोट बैंक की वजह से लेने पड़ते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, वोट बैंक वो समवेयर वो एक्शंस लेगी बिकॉज ऑफ वोट बैंक। ठीक है, यूएस में भी यही चलता था। ठीक है, तो आज यूएस भी जो है रिवर्सल में चल रहा है, उसकी इकोनॉमी भी कोई खास ग्रोथ ले नहीं पा रही है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले 10 से 15 सालों में अगले 10 से 15 सालों में यूएस इकोनॉमी जो है वो रिवर्सल में बहुत अच्छी तरह जाएगी, क्रैश कर जाएगी। होमलेस पीपल का नंबर बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। वो तो हमने देखा यूएस, कनाडा, सब जगह यही चल रहा है। यूरोप में भी यही चल रहा है। यूरोप में पहले शुरू हुआ, अब यूएस में चल रहा है। बट यूएस वाज कंसीडर्ड एज लैंड ऑफ ड्रीम्स, सुपर पावर। सुपर पावर आज भी है। लेकिन अगर लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, खाने को नहीं होगा, घर नहीं होगा, तो सुपर पावर ऐसी बन के क्या फ़ायदा। सही बात है। ठीक है, चाइना में वही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उनको वोट बैंक वाला हिसाब किताब नहीं देखना होता, तो इट कैन टेक फार मोर बेटर एक्शंस। बट दैट बीइंग सेड, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इसमें 3 मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड है इन माय पर्सनल ओपिनियन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बजट है वो चाइना का 1/10 है। ओके, 1/10 से भी कम ही है। ठीक है, तो चाइना ने पिछले 10 सालों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा है। ओके, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बिलोंगिंग टू एमएसएमई सेक्टर, एक एसएमई लिस्टेड कंपनी होते हुए, ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूँ आपके इंडिया में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है। फॉर एग्जांपल, आप बाहर एग्जिबिट करने जा रहे हो अपनी कंपनी को किसी एग्जीबिशन में, ठीक है, 10 लाख का, 12 लाख का, 20 लाख का खर्चा आता है। ठीक है, तो एयर टिकट्स पे, जो रेंट है वहाँ के उसका फेयर का, उस पर सब्सिडीज़ हैं थ्रू डीआईसी। ठीक है, करीब आप उस 20 लाख में से 3-4-5 लाख गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। ओके, लेकिन वो क्लेम करते करते 1-2 साल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल वर्क है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जाती है, एग्जीबिशन भी आगे चली जाती है, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अटक जाएगा। द ईज ऑफ बिजनेस है कंपैरेटिवली, लेकिन अभी भी उस पर बहुत काम होना है। वेयरएज चाइनीज़ गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि यार तुम एग्जीबिशन लगाओ, वो पहले से जो है वहाँ पे एक अलॉटेड एरिया बहुत बड़ा ले लेते हैं, और 10 कंपनी 20 कंपनी जो भी उनको अप्लाई करती है गवर्नमेंट को, उनको भेज देता है, उनको रेंट देना ही नहीं होता। ये मेरे को एक चाइनीज़ बंदे ने बताया एग्जीबिशन में। ओके, ठीक है, उनको देना ही नहीं है, उनको तो बस अपना रहने का, खाने का और जाने आने का कर लेना है, जो मेजर पार्ट एक्सपेंस अपना वेयर करना है वो, और जो एग्जीबिशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो। अब चाइना में ये चीज़ चल रही है पिछले 15-20 सालों से। तो क्या होता है, उनके जो कंपनीज हैं वो हर जगह जाके एग्जीबिशन में प्रेजेंट होंगे, हर जगह चाइनीज़ पवेलियन होगा ही होगा। ओके, अब हर एग्जीबिशन में हर साल जब वो दिख रहे हैं, ऑब्वियसली कितने साल तक खाली होके आ जाएंगे, 2-3 साल नहीं मिलेंगे ऑर्डर, चौथे साल से तो मिलेगा, दिखेगा कि भाई हाँ कंपनीज हर साल आती है भाई, तो ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इसीलिए आज उनके पास ऑर्डर्स की भरमार होती है ग्लोबली। अब तो उनके पास वर्ल्ड से मतलब कंज्यूमर्स आते हैं, बायर्स आते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, और चाइना अगर इंडिया को सप्लाई ना भी करे तो उसके पास भी 191 कंट्री है जिनको सप्लाई कर सकता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि भाई R&D बजट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि अपनी कंपनीज को खुल के कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इन दिस फॉर्म। एंड थर्ड पॉइंट इज अपने एजुकेशन सिस्टम को ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा। आज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, जैसे अभी आपने पहले बोला कि भाई उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है वर्कफोर्स की, और गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उतनी नहीं बढ़ सकती। मैंने कहा अवेलेबिलिटी है, बट क्वालिटी वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि इंडियन ब्रेन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर उनको थोड़ी सी पॉलिशिंग और स्किल सेट को एक्सपर्टीज करने का मौका थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम यंग एज मिल जाए, मैं कहूँगा मतलब 4-5 साल की उम्र से ही, स्कूलिंग से ही, तो शायद वो 12th पास होते होते तो इतनी स्किल्ड लेबर बन जाएगी कि वो स्किल्ड लेबर, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब स्किल्ड इंसान बन जाएगा जो अपने आप
एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए कैपेबल होगा या कुछ ना कुछ करने के लिए कैपेबल होगा। चाहे वो बिजनेस करे या फ्रीलांसिंग करे या कुछ और करे, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। अगर आप ये बताओ, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत रहती है, बिल्कुल है। जितना अच्छा होगा उसको उतना पेमेंट मिलेगा, उतनी उसकी ग्रोथ होती जाएगी। और अब तो और उसको किसी पे रिलाय तो नहीं करना, कुछ नहीं करना। और आज की डेट में तो डिमांड इतनी है कि नेक्स्ट 10, 15, 25 ईयर तक यही रहने तो वाला अगर सोचो हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा हो जाए कि 8th 9th का बच्चा है। वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो जाए। अगर उसको 3 साल उसने अगर वीडियो एडिटिंग में लगा दिए और सीख लिया, 12th तक आते तो ग्रेजुएशन की तरफ भी नहीं जाएगा, वो वीडियो एडिटिंग से लाख रुपए कमा लेगा महीने। लाख रुपए महीने के कम से कम कमाएगा। और जो लाख रुपए 12th पे कमा रहा होगा, जिस हिसाब से आगे की डिमांड और वो है, ये तो एक एग्जाम्पल है वीडियो एडिटिंग। और कितनी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, और भी सब कितने कुछ। फील्ड्स है जो आ रहे हैं अभी। आपको मैं एक और डेटा बताता हूँ। एआई के आने से कोडर्स और इनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। जहाँ पे 4 लोग लगते थे आईटी सेक्टर में, वहाँ पे अब सिर्फ जो है 1 आदमी लग रहा है। ठीक है, और ये ट्रेंड फॉलो करने वाला है। ठीक है, इससे आप क्या समझे कि कोडर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी। कोडर्स की वैल्यू, एक्सपर्ट जो होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, एक लगेगा, उसको सैलरी भी बेटर मिलेगी। ठीक है, और दूसरा स्किल सेट जो आज बच्चा 5th 6th 7th में है, मैं उसको कहूँगा अगर एक स्किल सेट सीखना है भाई, एआई पे सीख ले। एआई करेगा ना आगे का काम। तो जो एआई में को मास्टर कर लेगा आदमी, उस पर वर्कआउट करना सीख जाएगा, एआई प्रोग्राम्स बनाना सीख जाएगा, उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी। मतलब बेसिकली हो कह रहा है कि पहले इंडिया में डिमांड किसी और चीज़ की थी, अब वो जो जॉब्स है वो डिमांड चेंज हो रही है। डिमांड चेंज हो रही है। और ऐसे ही जो आज तक कोडर ही था सिर्फ, अगर उसने भी अपना स्किल सेट ऑन द जॉब रहते रहते अपग्रेड कर लिया और वो एआई का मास्टर हो गया, तो उसकी डिमांड क्या हट जाएगी, बढ़ेगी, बहुत बड़ी हाइक मिलेगी उसको उल्टा, वो भी कि भाई एआई का कर तो काम। कितने करोड़ का पैकेज चाहिए। तो क्या है, डायनेमिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। एंड इट इज़ अ कांस्टेंट नीड कि हम अपने स्किल्स को डेवलप करें, काम के साथ साथ अपने स्किल्स पे काम करते रहें। जॉब तो कर ही रहे हो, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम जो मैं बोल रहा था, उसमें ये नीड है कि बच्चे का माइंडसेट ऐसा करा जाए। इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बताओ। जापान 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिस्ट्रॉय हो गया था, सबको पता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वायलेंट कंट्री हुआ करती थी, उससे पहले हर जगह जाके पंगे करे। उसके बाद उन्होंने क्या चेंज लाया, एजुकेशन सिस्टम। क्या 5th 6th क्लास तक जब तक बच्चा आता है एग्ज़ाम्स नहीं देता, लेकिन उसको 10 12 14 स्किल सिखा दिए जाते हैं। 10 12 14 स्किल्स ऐसे नहीं सिखाए जाते कि तू वीडियो एडिटिंग कर ले, वो नहीं। जाएंगे स्कूल की सफाई खुद करेंगे, कोई वो नहीं है, उसको वो सिखा दिया सफाई करना, बेसिक स्किल है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, हम बच्चों को पैम्पर करते हैं कि नहीं यार अभी सफाई क्यों कर रहा है, ये तो दूसरों का काम है, ये तो दूसरों का काम है। वहाँ के बच्चे को क्या, मेरा काम है। ठीक है, फिर उसको क्या स्किल सिखाएंगे कि लोगों से बात कैसे करनी है, वो पॉलिश करेंगे उसका। अगर अच्छे से बात कर सकते हो तो आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो। सही बात है। ठीक है ना, बड़े होकर आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो। लोगों के साथ जितना नेटवर्क बनाओगे उतनी आपकी वक़्त बढ़ जाएगी। सिंपल है ना ये तो कॉन्सेप्ट। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतनी अच्छी सेल्स, और जितनी अच्छी सेल्स उतनी ज़्यादा कंपनी की प्रमोशन। या जो मार्केटिंग का एक बंदा होता है ना, उसको 10-10 20-20 लाख रुपए महीने की सैलरी दी जाती है। सैलरी कम होती है, उसका इंसेंटिव 100 गुना होता है। वो नहीं बता रहा मैं, जो हेड पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं उनको क्या कहा जाता है कि भाई 10 लाख रुपए तुझे वहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, तू सारी सेल्स टीम मैनेज कर रहा है। उसका नेटवर्क खुद का इतना स्ट्रांग होता है कि पता है कि इसकी फेस वैल्यू बंदे की इतनी है कि अगर ये मेरी कंपनी में आ गया तो साले सीधा जो है, अगर वहाँ पे 100 करोड़ की सेल कर रहा है तो मेरे यहाँ 50 करोड़ की तो इमीडिएटली ले आएगा 6-8 महीने में। ठीक है ना, नेटवर्क ही तो है उसका। सही बात है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आ जाए तो 15 लाख दूंगा। ठीक है, तो वहाँ के बच्चों को, जापान के बच्चों को ये सिखाना शुरू करा गया 1950s में। चाइना ने 1980s में यही करा। 5th 6th तक वहाँ पे भी एग्ज़ाम नहीं होते आज। ठीक है, और वहाँ पे भी 14 स्किल सिखा दिए जाते हैं बच्चों को बाय द टाइम दे रीच 5th और 6th स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है, वही सफाई करो, बात करना सीखो, ग्रूमिंग सीखो,
नॉर्मल स्किल्स, कोई ऐसे हाई फाई, हाँ बेसिक स्किल्स उनको सही से सिखाया जाता है। प्यार से नहीं सीखते, मार के सिखाया जाता है, साफ बता रहा हूँ, ठीक है। वो वाला नहीं है कि पैम्पर करेंगे बच्चों को। जापान ने कब से ग्रोथ करी? सिंस 1950s। चाइना ने कब से करी? 1980s से। ऐसा क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज होते ही कंट्री की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जो आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अच्छा बिल्ड हो जाता है। यार जो बच्चा अच्छा पढ़ लेगा बचपन में, उसके पास स्किल सेट है, उसको जॉब की आगे टेंशन नहीं, माइंड से और उसको बचपन में ही ये सिखा दिया कि जो भी काम है वो करना है। पहली चीज़ तो सबसे पहला स्किल तो यही सीख दिया। दूसरी चीज़, उसको परफेक्शन से करो। अगर एक बार खराब हो रहा है, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, और टेंशन मत लो। तुम बस जो कर रहे हो उस पर ध्यान करो। इंडिया में क्या हो रहा है, जब 10th का बच्चा होता है ना, 9th का, वो भी रील्स देख रहा है बैठ के। रील्स तो एक अलग बात है, वो 12th के मतलब ग्रेजुएशन हुई, MBA कर ली, उसके 5 साल बाद भी घर पे पड़े हुए सो रहे हैं, पापा कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है, आ रहे हैं बेटा, पैसा आ रहा है, रेंट आ रहा है। बेटा रील्स भी बहुत बड़ी फॉक है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज़? उधर सिखा रहे हैं कि जो काम कर रहे हो परफेक्शन से करो, फोकस के साथ करो। रील्स में क्या हो रहा है, 40 सेकंड का वो यूँ देखता है फ़ोन पे खोल के, ठीक है, 40-50 सेकंड, और अगर पसंद नहीं आ रही तो 5 सेकंड में स्क्रॉल अप। 1 सेकंड में फोकस कितना ख़राब हो रहा है बच्चे का। जो डोपामिन रिलीज हो रहा है वो फोकस ख़राब कर रहा है। अगर आप कोई चीज़ 30-30 सेकंड में, पहले तुम फ़नी रील देख रहे हो, फिर उसके बाद आप सीरियस रील देख रहे हो, फिर आपको एक मोटिवेशनल मिल जाता है और मैं तो बिज़नेस करूँगा, ठीक है, तो ये सबके लिए बहुत ख़तरनाक है, हानिकारक है। हम खुद कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, बट यूज़फुल कंटेंट देखो, लॉन्ग कंटेंट देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लिमिटेड टाइम में देखो कि दिन में आधा घंटा देखूंगा, 1 घंटा देखूंगा, नो प्रॉब्लम। जैसे हमारे बचपन में होता था, मम्मी पापा टीवी का टाइम सेट कर देते थे कि इतने से इतने बजे देख ले, उसके बाद ट्यूशन जाना है, उसके बाद ट्यूशन जाना है, खेलने जाना है, जो मर्जी करना सबके है, टाइमिंग फिक्स। लेकिन टीवी का टाइम रेस्ट्रिक्टेड होता था। और आज क्या है, बच्चा जब मन करे मोबाइल देख रहा है, स्कूल्स में भी जा रहे हैं मोबाइल। अगर वो यूट्यूब भी कंज्यूम करे ना, उस पर भी वो कंटेंट कंज्यूम करे जो उनके काम का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी देख रहा है, हाँ, एक्चुअली किलिंग द टाइम। और टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वही कीमती है, वही कीमती है। तो आप जो है, तो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस रिक्वायर्ड है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि स्किल पे फोकस करो। जो 3 इडियट्स वाला था ना, कि रैंचो वाला जो मॉडल है कि भाई तुम अपने काम पे, अपनी एक्सपर्टीज पे ध्यान दो, पैसा खुद आएगा, सक्सेस खुद आएगी। सो दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू बी टॉट इन इंडियन स्कूल्स। और वो जब भी हो सकता है जब एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। तो 3 चीज़ें जो इंडिया को चाइना से या जापान से सीख लेनी चाहिए, दैट इज़ फर्स्टली R&D पे बहुत स्पेंड करो। दूसरा, अपने बिजनेसेस से पैसा लेना तब शुरू करो, रेवेन्यू लेना तब शुरू करे गवर्नमेंट जब उनको पहले पैसा डाल के उनकी ग्रोथ करवाए। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि अपने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करो, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करो, ताकि जो इंसान आ रहा है बिजनेस में या फिर वहाँ काम करने के लिए एज एन एम्प्लॉय, वो उसका आउटपुट बढ़ा सके। क्योंकि गवर्नमेंट कैपिटल दे देगी, पैसा लगा देगी बिजनेस में, मान लिया, लेकिन अगर स्किल्ड आदमी उसको चला नहीं रहे होंगे, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 पिलर्स मैं मानता हूँ कि इंडिया को चाइना और जापान से सीखना चाहिए। उन्होंने भी यही करा है और उसको हमें बहुत जल्दी नीड है कि कॉपी कर लें। मेरे हिसाब से एक चीज़ और इंडिया को चाइना से भी सीखनी चाहिए कि पाकिस्तान को कर्जा देके उसके ऊपर बैठ जाओ, ताकि ये जो वॉर है ना ये रुक जाए। देखो यार, उसमें आप और हम शायद उतना हमारा वो रोल नहीं होता। वो गवर्नमेंट समझदार है, खुद कर भी रही होगी, कुछ ना कुछ कर रही है, ऐसा नहीं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ काफ़ी अच्छा था, हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका आया इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट की तरफ से। देखो वो तो कमेंडेबल एफर्ट था ही, अनडाउटेडली। लेकिन वहाँ पे भी यही चीज़ हो जाती है ना कि चाइना जो है वो पैसे के दबाव से काम कर लेती है। पहले पैसा देती है, फिर इंटरेस्ट में जो चाहती है वो लेती है। कई जगह तो मैंने ये भी सुना कि पाकिस्तान की ये हालत है कि उसके एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी भी चाइना के पास गिरवी पड़ी है। हाँ, बहुत चीज़ें हैं। हाँ, पोर्ट्स गिरवी पड़े हैं, यूनिवर्सिटी गिरवी पड़ी हैं, तो एयरपोर्ट भी गिरवी पड़ा है वैसे तो जाने का। तो यही कहानी है। टॉप
5 बिजनेस आइडियाज जो इंडिया में यंगस्टर्स को अब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। देखो मैंने बताया ना बिजनेस आइडियाज़, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ जोमेटो। हम्म, ठीक है, दीपेंद्र गोयल। हम्म, उनका ना एक पॉडकास्ट है अंकुर वारिको के साथ, 20 मिनट का ही है, छोटा सा। हम्म, ठीक है, वेयर ही आस्क्स कि यार तेरे को बचपन से डीपी था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ठीक है? तो वो कहता भाई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे तो काम का था। कहता उस टाइम माइंडसेट क्या था कि जब कंपनी बने, कह रहा मेरे को कभी कंपनी बनानी नहीं थी भाई, मैंने तो वैसी तफरीबाजी में मेन्यू डालना शुरू कर दिया था, मज़ा आ रहा था मुझे, और मुझे लगा कि कुछ हाँ इससे कुछ हो सकता है। हो सकता है। क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। और तब वो कहीं और जॉब करता था। जॉब करता था। हाँ। ही स्टार्टेड इट एज अ बिल्डिंग में एक वो कि भाई इतने सारे मेन्यूज हैं, लोगों को जो है नीचे जा जाके देख के ऑर्डर करना पड़ता है, लंच टाइम में भीड़ हो जाती उसको है, लिस्ट करना शुरू कर लिस्ट करना शुरू कर दूं मैं, बस उसने तो यही तो करा था। हाँ। ठीक है, बट क्या हुआ कि वहाँ से उसको आगे मिलते गए सिरे। अब कोई बिजनेस आइडिया थोड़ी ना था वो, ठीक है, बिजनेस आइडिया कुछ नहीं था वो, ना कोई ऐसा स्किल था कि बहुत मैंने स्किल यूज करा, राइट? द पॉइंट इज ही लेटर ऑन सेड कि मेरे अंदर एक वो था कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो मुझे काम करना है, काम करना है। और वही करते करते आज जोमेटो बन गई है जो बनी है। ही हैज नाउ बिकम अ बिलियनर, पर्सनल नेटवर्थ भी बिलियनर वाली हो गई, एंड रिचेस्ट पर्सन इन गुड़गांव। रिचेस्ट पर्सन इन गुड़गांव। तो वो कैसे हुआ कि काम करना है और खुद रास्ते निकलते गए। तो इसलिए आज मैं कहता हूँ यार ये 5 बिजनेस आइडियाज़ हैं जो तुम्हें मस्ट करने चाहिए। दैट वोंट बी रीजनेबल, ठीक है? क्यों? आप यंग एज से कोई भी स्किल डेवलप करना शुरू कर दो, ठीक है? या मैं कह रहा हूँ एज इज़ नो बार, बड़ी एज में भी अगर एक स्किल पे काम करना शुरू कर दो, इतना तो कमाई लोगे कि बहुत अच्छी लाइफ जी लोगे, राइट? एक 9 to 5 वाली 40-50 हज़ार रुपये महीना देने वाली जॉब से अच्छा काम कर लोगे। 9 to 5 तो उससे बड़े तो बंदा ठेला लगा ले, उससे ज़्यादा अर्न कर लेगा 9 to 5 से। देखो ठेला लगा के भी हर कोई तो कामयाब नहीं है, ठीक है ना? जो मैंने 3 लेसन दिए, दैट इज ड्रीम बिग, हार्ड वर्क, इंटेंशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 3 पॉइंट तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगे, चाहे आप ठेली लगा रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। और हाँ, जहाँ पे आपने ये सोच के बिजनेस करा कि भाई मैं तो बिलियनर ही बनूंगा, $1 बिलियन में छापूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको $1 ट्रिलियन लगाने भी पड़ेंगे, बिलियन लगाने के अलावा यार वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? उसका मैप भी तो चाहिए। उसका मैप भी तो चाहिए। तो इसलिए फोकस ये करो कि इस साल में ये कर लूँगा ये चीज़, और वो टिक कर लूँ। साल में नहीं, 1.5 साल में हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी जो कर रहा हूँ उसमें मज़ा आना चाहिए, उसमें पूरा हार्ड वर्क दे रहा हूँ क्योंकि पैशन है, इसीलिए मैं उसमें घुसा हुआ। और जब आप ऐसे घुस के काम करते हो, फॉर एग्जांपल अभी आपने ठेली का बोला, एक बिरयानी बना रहा है ठेली पर, एक ही एरिया में 10-20 होते हैं, लेकिन फेमस एक होता है जिसके यहाँ पे वेटिंग होती है, लोग वेट भी करते हैं, प्रीमियम भी पे करते हैं, उसको हो सकता है साइड में वो भी दे दें कि भाई रेगुलर तेरा वो हूँ, तो भाई तुझे डिस्काउंट छोड़ो, 50 की जगह 70 दूंगा तुझे हर बार, भाई जिसके पास वैसा वो देना ना, 50 की जगह 70, लेकिन ज़रा सी प्रायोरिटी दे दिया अगर, मेरा जल्दी गाड़ी में पकड़ा दिया। मेरे घर के पास है एक सिराज बिरयानी वाला, कम से कम उसने रेस्टोरेंट बना लिया ठेले से कम वो दिन की 1000 किलो बिरयानी बेच देता है, और उसने बिरयानी के ठेले पे 10 लेबर रखी हुई है अपनी। लेकिन और 10 भी तो होंगे वहाँ पे छोटे मोटे जो दिखते भी नहीं होंगे शायद। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहा होगा ना, वो जब बिरयानी बना रहा होगा तो वो एक्चुअली मन से बना रहा होगा, शौक से कि हाँ भाई लोग आएंगे खाएंगे, जब उसने स्टार्ट करा होगा आज तक स्टार्टिंग में, ठीक है? फिर उसके बाद उसी बिजनेस में घुसा रहा, उसने कस्टमर्स के टेस्ट को समझा होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा मेंटली कि हाँ मैं शौक से कर रहा हूँ हर रोज, पैसा आने लगा, कुछ भी करते रहो, राइट? लेकिन कंसिस्टेंटली वही क्वालिटी दे रहा होगा वो, मेरा ऐसा असम्पशन है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपको दूसरी में लेगी, एक बार दूसरी में, क्योंकि दूसरी बार एक बार क्वालिटी पसंद आई, दूसरी बार बैड हुई, कस्टमर स्विच कर जाएगा। ठीक है, बार बार क्यों आएगा? बिरयानी वाले बहुत हैं, वो अगली जगह ट्राई करना चाहेगा, राइट? लेकिन देखो क्या हुआ, हार्ड वर्क करा उसने,
और उसके साथ इंटेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और उसके काम कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं इसको बिरयानी एम्पायर बनाऊंगा और $1 बिलियन एम्पायर खड़ी कर दूंगा। कल को कर दे, पता चला उसकी पूरे में फ्रेंचाइजीज हैं और जैसे वो हैं, बिरयानी भाई किलो ने किया। कर दे वो। हाँ। ठीक है, कल को कर सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर इतनी बेच रहा है तो अर्न भी तो कर ही रहा होगा ना। बिल्कुल, थैली से रेस्टोरेंट पे आ गया ना, तभी तो बेच रहा है, अर्न तो कर रहा है। आ गया तो वो भी, लेकिन उसका ये थोड़ी ना है कि मैं $1 बिलियन एम्पायर खड़ी करूँगा। तो कई बार जो है ना, माइंड को ज़्यादा बुद्धि होना भी हानिकारक हो जाता है, क्योंकि आप सोचनी हवा में लगते हो। सोचो ज़रूर, एक गोल बना लो कि हाँ वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन फिर हर रोज़ यही मत सोचते रहो कि यार मैं तो वहाँ पहुँचा नहीं, उससे उल्टा डिससेटिस्फेक्शन होता जाएगा। जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आप ट्रबल में, आप भी बिजनेस कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि यार ये मुश्किल आ गई। अभी एक्सपोर्ट का काम जब कर रहे हो तो समझ में आया हुआ कई जगह पे ट्रबल्स आई हो। स्टार्टिंग में जब बंदा घुसता है तब उसको उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता लगते हैं। बिजनेस की देखो, हर कोई बिजनेस कर ले, बिजनेस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, क्यों सब नहीं कर पाते? क्योंकि नहीं, लॉसेस तो देखो, लॉसेस प्रॉफिट तो जब होंगे ना, करोगे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मेंटोर कर सकता हूँ। आप मेरे जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई सा भी नाम ले लो, बिलियनर्स हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ सकते हो, उनका सारा डेटा इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब अपना बिजनेस करने जाओगे तो हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। जब घुसोगे, एक्सपोर्ट करने घुसोगे, जो 10 प्रॉब्लम आएंगी, जब उनको टैकल करके बाहर निकल जाओगे तब समझ में आएगा ऐसे होता है। ठीक है, जॉब में क्या होगा, आपको एक SOP दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कि भाई ऐसे करना है, तुम उस पर चलते जाओगे। KPI दे दिया आपका कि KPI ये है भाई, तेरे इसी पे तेरी, यही आपको टारगेट है, यही पूरा हाँ ये पूरा करना है और ऐसे पूरा करना है। हाँ, ये भी बताया जाता है ऐसे पूरा करना है, राइट? क्या बिजनेस में ऐसा कभी हुआ है? आज तक नहीं हुआ। हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम कॉपी कर रहे हो, ऑयल एंड गैस का अंबानी जी बिजनेस कर रहे हो, तुम ऑयल एंड गैस का ही लगा दो और अंबानी जी तुम्हें डायरेक्ट सिखा रहे हैं, तब भी नहीं कर पाओगे। तो भी कुछ फेलियर आ जाएंगे तुम्हारे। फेलियर आ जाएंगे। सिचुएशन हर बार यूनिक आती है बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि जो निशांत कर रहा है बिजनेस या जो पीयूष बिजनेस कर रहे हैं उसमें हर बार जो है सेम ही चैलेंज आएगा, यूनिक चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस और पैशन और डेडिकेशन वहीं है सारा, तो क्या होता है, एक बिजनेस उसी प्रॉब्लम की वजह से डूब जाता है, दूसरे बिजनेस के लिए वही ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा बून बन जाता है वही प्रॉब्लम, कि उससे वो कहीं का कहीं ले जाता है, मल्टीप्लाई कर देता है। अभी जैसे आपने ऑयलिंग की बात की थी और अंबानी जी की बात की थी, एक बिजनेस, मतलब कैसे कहूँ मैं, एक पर्सन थे राजीव गुप्ता, वो होंडा में जॉब करते थे, देन वो गए रिलायंस के अंदर, उनको PPT दी गई कि आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे PPT बनाकर, रिलायंस में ही जॉब करते थे, ठीक है। दूसरी स्लाइड में उनको बिठा दिया जब वो प्रेजेंटेशन देने गए। कह रहा भाई क्या हो गया? कह रहा ये आपकी विजन गलत है। कैसे? कह रहा आपने कौन कौन से जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में देखा होगा। कह रहे हाँ जी देखा है। किस किस के बारे में देखा है? उन्होंने 2-3 कंपनियों के नाम लिए। कह रहे इनके बारे में पढ़ना ही नहीं, हमारे खाली 2 पॉइंट्स हैं, आपने खाली उसी पे काम करना है। पहला, वर्ल्ड में टॉप 3 पे कौन सी कंपनीज है, उनसे काम करना है, और इंडिया में टॉप 1 पे कैसे रहना है। कह रहे सिंपल 2 पॉइंट है, इस पर कुछ कर सकते हो तो बताओ। तो वही चीज़ हो गई ना, देखो, क्योंकि वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, दूसरी कंपनी में, तो हर एक कंपनी की जो विजन होगा, जो इंटरनली उसके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे या मिड टर्म गोल्स होंगे, वो यूनिक होंगे। सिमिलरली चैलेंजेस भी यूनिक होंगे। तो इसीलिए बिजनेस हर कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें हर बार यूनिक वो आएगा ही आएगा, और उनको सक्सेसफुली उससे, और जो हर एक चैलेंज होता है ना, क्या होता है, जो लोग बिजनेस के लिए नहीं बने होते, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक चैलेंज आया, 1 या 2-3 रास्ते उनको सामने आए कि जो दिमाग में आए, ठीक है, और उन्होंने उसमें से एक अडॉप्ट कर लिया, और वो तीनों ही गलत रास्ते थे एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन या प्रॉब्लम, ठीक है, तीनों ही गलत थे, और उसने चूज़ कर लिया। लेकिन जो पैशनेट है, जो डेडिकेटेड है, जो फोकस्ड है, जिसको शौक है यार निकालेंगे इधर से, वो क्या करेगा, वो शांति से बैठेगा और फोकस के साथ क्योंकि काम कर रहा है, तो उसको 3 की जगह 36 रास्ते आएंगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक टेक्निक है, जब ऐसे कोई होता है ना मेजर चैलेंज कि जो मेरे लेवल पे ही सॉल्व हो सकता है,
तो मैं वहाँ अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ, या हो सकता है मैं घर भी चले जाऊँ, और अब मेरा एक जिम रूम और वो है जहाँ पे मैं योगा वगैरह करता हूँ। मैं सबको मना कर देता हूँ ऑफिस में, तो ऑफिस में, घर वालों को, और रूम में अकेला बैठ जाता हूँ शांति से, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है थोड़ी देर तो पहले माइंड उससे बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद अच्छा, जो मैंने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो नेगेटिविटी होती है उस प्रॉब्लम को लेके, सारी प्रॉब्लम को वाइप अप करता हूँ अपने माइंड से पहले 15-20 मिनट। उसके बाद जो है या तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आता है दिमाग में। जब आप प्रॉब्लम से ऊपर से देखने लगते हो ना प्रॉब्लम को, भूल भुलैया के अंदर से देखोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही भूल भुलैया में ऊपर से देखोगे कि यार ये इंसान फंसा हुआ है, ये शुरू कहाँ से तो किया? तुरंत शुरू यहाँ पे एंड वहाँ पे, ये जा क्यों नहीं रहा, ऐसा दिखता है, राइट। तो आपको उस प्रॉब्लम से पहले अपने माइंड को बाहर ले जाना पड़ेगा, फिर उस पर करना पड़ेगा। और तब भी अगर ऑटोमेटिक से नहीं आया सॉल्यूशन, तो एक के बाद एक ये पॉसिबिलिटी, जितनी वेग हो ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ऐसे करके 10-12 रास्ते आ जाते हैं। अब उसमें से चूज करना है बेस्ट। अब 10-12 में से 2 तो काम करेंगे, 2 काम करेंगे, और आप सारी प्रोज एंड कॉन्स जब प्रैक्टिकली सोच रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स कर लो ना, फिर एक एक्शन लो ना। एक एग्जांपल दे देता हूँ अभी का मेरा अभी प्रॉब्लम याद आया था मुझे। मैंने एक प्लॉट लिया, मैं मुझे प्लांट स्टार्ट करना है, मुझे बोल 1.25 साल पहले लिया था। मुझे बोला गया कि यहाँ पे फंड अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, जो है 3-4-5 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में बारिशों के बाद रोड आ जाएगी। अब रोड के बिना मेरा प्लांट उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, रीज़न भी लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन में रोड है मतलब कच्चा रोड है, हाँ। तो लेकिन हैवी व्हीकल्स वगैरह को प्रॉब्लम आ सकती है, जो रॉ मटेरियल लोड, राइट, प्लस एम्प्लॉयज़ के जाने आने में दिक्कत आ सकती है। तो अब क्या हुआ, 1 साल हो गया उस बात को, ठीक है, रोड नहीं आई, ठीक है, प्रॉब्लम है मेरे लिए। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक लेवल प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कि जो टैक्टिकल बंदा देखेगा या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ देखेंगे। तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा अब इसको सॉल्व करना है भाई। तो क्या एक नॉर्मल इंसान क्या रास्ता सोचेगा कि 1 किलोमीटर का पैच है, मैंने जाके वहाँ पे पहले तो मेजरमेंट दिलवाया कि मेजर करके लाओ कि एग्जैक्टली बचा कितना है। 500 मीटर तो रोड आ गई, 1 किलोमीटर नहीं आई, 1.5 किलोमीटर टोटल आनी थी, 1 किलोमीटर रोड है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से वो लिया कि भाई ये बता, अगर इतनी चौड़ी रोड जितनी अपने को चाहिए मिनिमम उतनी अगर हम बनाते हैं तो कितना एक्सपेंस आएगा। मेरे पास एक एक्स अमाउंट की कोट आ गई, ठीक है, समझ आया। पहली चीज़ तो ये समझ आया कि दिस इज़ अराउंड 3% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट दैट वी हैव। तो एट द एंड ऑफ द गेम हम खुद भी बनवा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। एक रास्ता ही है, लेकिन उसमें मैं एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसकी इनडायरेक्टली रिटर्न मिलेगी मुझे, लेकिन वैसे कोई मेरे प्रॉफिट्स में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, चेंजेस नहीं है, चेंजेस वो कोई रिकवरेबल डायरेक्टली नहीं होगी कभी कॉस्ट, ठीक है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो कहता यार 3-4% कॉस्ट ही तो है, उसी रास्ते पे रुक जाता और कहता चल रोड बनवा देते हैं हम, ठीक है। लेकिन मैं तो सोच रहा था, उसी पे काम कर रहा था, 1-2 घंटे अगले मैंने डेडिकेट कर रखे थे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा रास्ता क्या आया कि चलो चलते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट है उससे बात करते हैं कि भाई चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग है तुम्हारी, फंड्स एलोकेटेड है जब रोड के तो क्यों नहीं बनी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व कर देते हैं। क्या पता उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि बिजनेस और पॉलिटिक्स साथ साथ चलते, अलग चल ही नहीं सकते। ये साथ चलते हैं अलग चलते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट, वो तो बहुत लंबा चिट्ठा है, फिर कभी खोल लेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़, ये तो जेन्युइन एक बात है कि भाई अगर कोई रोड ब्लॉक आ रहा है तो वी हैव टू रिमूव इट, एंड दिस वाज लिटरल रोड ब्लॉक। उनसे बात करते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर एज अ बिजनेसमैन या एज अ एंटायर एसोसिएशन ऑफ बिजनेसेस वी कैन सॉल्व दैट, तो वो कर देते हैं। कहीं ऐसा ला रही है जिसमें उनका ध्यान नहीं है। देखो यार, ब्यूरोक्रेट भी क्या चाहेगा अल्टीमेटली, सिटी में हम एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे 150-200 लोगों का एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो उसकी भी इंटेंट ये होगी ना कि आ जाए रेवेन्यूज़, तो उसको तभी मिलेंगे, उसको रेवेन्यूज भी मिलेंगे, प्लस उसका नाम भी होगा, नेक्स्ट टाइम उसको इलेक्शन में वोट मांगने में भी आसानी होगी, वो गाँव है उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन। तो जो IAS
या वो है लॉबी, IAS IPS, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो उसका तो फ़ायदा ही होना है ना अल्टीमेटली, उसके तो क्रेडिट्स में जाएगा ना कि भाई, तो क्यों नहीं चाहेगा वो रोड है, अगर फंड एलोकेट होगा तो वो कर देगा। बिल्कुल। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसका ध्यान ही नहीं था उस रीजन पे अभी, कि अभी तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है खेत है तो नहीं कर रहा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। दूसरा रास्ता ये बनता है, तीसरा रास्ता ये बनता है कि वहाँ पे 6-7 फैक्ट्रियाँ, सबसे बात करी हमने, जो अभी अभी आई हैं या आने वाली हैं, उनको भी तो सड़क चाहिए, सिर्फ मैं अकेला थोड़ी ना। हाँ, सबको चाहिए। तो जो भी एक्स अमाउंट था उसको डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं, तो जो 3% कॉस्ट आ रही थी प्रोजेक्ट की वो 0.5% में हो जाएगा का। तीसरा तरीका ये है। ऐसे करते करते 3 रास्ते तो आपको बता दिए, 10 रास्ते आए मेरे दिमाग में। क्यों, क्या है, देखो बिजनेसमैन का काम क्या है कि एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, लीस्ट कॉस्ट पे करना है, बेस्ट वे में करना है, अपना भी काम चलता रहे, जनता का भी काम चलता रहे, किसी को विन 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 सिचुएशन बनानी है सबके लिए, राइट। एंड ट्रस्ट मी, इस मंथ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आई नो दैट, और यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके लिए आपको ना एक फनी एग्जांपल दूंगा, आपको जाना पड़ेगा बिहार। बिहार से मैंने न्यूज़ सुनी थी, वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर ने एक फेक हाईवे बना दिया ताकि वहाँ की ज़मीनों के रेट उठ जाए, और ज़मीनों को बेच दिया और हाईवे तो वहाँ का नहीं है, यहाँ पे भी बहुत होता है, यहाँ पे भी बहुत होता ही है। कॉलोनाइजर बहुत बार ऐसा करते हैं, खासतौर पे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग वगैरह करने वाले, वो वहाँ हाईवे ले आते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होना होता, तो दैट इज़ अ कॉमन थिंग। तो वो तो आपकी ड्यू डिलिजेंस पे है, बट ऐसा होता रहता है। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है, US वर्सेस चाइना ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टेबल कौन सी कंट्री? डेफिनेटली चाइना। मैन्युफैक्चरिंग हब है, ट्रम्प साहब ने लगा दी थी ड्यूटीज़, चाइना ने बात करके नहीं थी, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और उनको जनता को अपनी बोलना पड़ रहा था, मेरी बात चल रही है, जिनपिंग तो मेरे दोस्त हैं, फलाना है ढिमकाना है। ट्रम्प साहब कह रहे थे। हाँ, ट्रम्प साहब कह रहे थे, और उनके स्पोक्स पर्सन ने डिनाई कर दिया कि हमने तो बात भी नहीं करी है, ना फ़ोन उठा रहे थे इनका, ना रिस्पॉन्स था, तो उन्हें लगा दी, हमने भी लगा दी, बात ख़त्म। तो आज चाइना बहुत ज़्यादा बड़ी इमर्जिंग पावर बन चुकी है, एंड प्योरली ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, R&D, जो पिछले उन्होंने 10 से 15 सालों में करा है, उसकी वजह से है। US एक्सेप्ट करे ना करे, ठीक है, आपको ये दिखेगा कि नंबर्स में भाई GDP उसकी 35 ट्रिलियन की है शायद US की, और उसकी 18 ट्रिलियन की है अपनी चाइना की, ठीक है, बट आज वो सब कुछ वो बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। चाइना के बिना बहुत सारे देश शायद आज ऑपरेट भी ना कर पाए, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ जेन्युइन एग्जांपल्स हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे हम कोई भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं, उस कंपनी करेक्ट, चिप्स जो है वो तो चाइना से ही आ रही है, बैटरीज, ठीक है, सिमिलरली सोलर पावर है। उसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स में गाड़ी है, उनके स्टीयरिंग और इंजन भी चाइना से उनके आ रहे हैं, और यही हाल US का है। हाँ, ठीक है, लेकिन चाइना ने अगर मना कर दिया US को, वो है वॉलमार्ट ने अपने बहुत सारे स्टोर्स बंद कर दिए जब से ट्रम्प साहब ने ड्यूटी लगाई थी, उसके तुरंत 1 महीने बाद ही, अप्रैल ऑनवर्ड्स, बहुत सारी चेन्स पूरी ख़त्म हो गई US में। यस, क्योंकि चाइना से सारा माल आ रहा था। अब अगर चाइना से ना खरीदे अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, एक दिन में तो लगेगी नहीं, और लगेगी तो जो चाइना से उनका रेट आके जिस प्राइस पे अपने अमेरिकन कस्टमर्स को वो सेल कर रहे थे, सेलिंग प्राइस से उनके थ्राइस हो जाएगा प्राइस, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना उनकी। वही तो, अभी तो वो जिस प्राइस पे बेच रहे थे उस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग थी। लेकिन अगर चाइना पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 100% 200% की, और US में वही माल मैन्युफैक्चर करा गया, तो जिस प्राइस पे सेल कर रहे थे वो अपने कस्टमर को, समझना ध्यान से, उस प्राइस पे बना भी नहीं पाएंगे उसको, उससे डबल प्राइस पे हो सकता है बनाए। इतना फ़र्क है, इतना ज़्यादा कॉस्टिंग्स में फ़र्क है। तो बहुत ही, मतलब आप मानते रहो आप सुपर पावर हो, ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, बट अल्टीमेटली बिना कहे जो अपने आप को बॉस साबित कर दे वही बॉस होता है। जिसको कहना पड़े आई एम द बॉस,
तो उसकी क्या हालत हो रखी है वो समझ लो। उसका भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में लाइव एग्जांपल देखा था। इंडिया पाकिस्तान मैंने वॉर इसको ट्रम्प ने कराया, पाकिस्तान ने तोड़। अगले दिन मना कर रहे हैं, अगले दिन मना कर रहे हैं, नहीं हमें तो नहीं पता ही मैंने नहीं तो किसने कराया। जबकि एक्स पे ट्वीट करा गया है वो। तो दैट वाज द फनीएस्ट एग्जांपल। तो बोलते रहो जिसको बोलना है। तो ये तो दुनिया को दिख रहा है कि कौन इस टाइम पे ज़्यादा पावरफुल। ओके, मुकेश अंबानी में वो ऐसी क्या क्वालिटी है जो उसको बाकी बिजनेसमैन लाइक आनंद महिंद्रा, आदित्य बिरला और मिडिल क्लास से अलग होती है? क्योंकि जहाँ तक हमने अभी तक स्टडीज़ करी है, मुकेश अंबानी टॉप लेवल पे इंडिया में तो है ही है, उसके जो एशिया में भी है, एशिया में भी है, उसके लिए कई बार तो वर्ल्ड में भी रिचेस्ट में हाँ टॉप 3 में आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो बाकी जो महिंद्रा है, आनंद महिंद्रा, आदित्य बिरला, रतन टाटा, वो सब उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि कंपनीज उनकी भी उतनी बड़ी हैं, अचीवमेंट दोनों सबकी एक लगभग सेम है। पीयूष देखो इसमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। मैंने बोला ना जो भी सक्सेसफुल है वो एक एक्सपर्टीज के पीछे भाग रहा है, वो उस चीज़ को कर रहा है जिसमें उसका फोकस और डेडिकेशन। ठीक है, आप कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं देखोगे जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा। देखो $1 बिलियन में लगभग आज के डॉलर के रेट से भी 8500 करोड़ होते हैं। ठीक है यार, 8500 करोड़ छोड़ो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए अगर मैं दे दूंगा, नेटवर्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर नेटवर्थ, उनकी नेटवर्थ है वो, लेकिन मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए दे दूंगा, क्या उसके बाद तुम्हें पैसे की नीड रह जाएगी? नहीं, नहीं ना। तो आप जिनका भी नाम ले रहे हो, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो, चाहे वो कोटक, उदय कोटक हो, दे आर वर्किंग इन देयर ओन सॉन्ग। वो अपने कोटक का प्राइमरी बिजनेस, जो सबसे प्राइमरी नहीं कहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है दैट इज बैंकिंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो दे आर वर्किंग एट देयर ओन पेस। ठीक है, अब वो अपना काम कर रहे हैं, उसकी नेटवर्थ $2 बिलियन है, $10 बिलियन है, $20 बिलियन है, और अंबानी जी की चाहे $100 बिलियन है। वो लोग वो ऐसा नहीं सोचते, वो नेटवर्थ के खेल में नहीं रहते। यार मेरी कंपनी लिस्टेड है, शेयर प्राइस 80 का रह गया तो 120 करोड़ की कंपनी, 100 का हो गया तो 140 करोड़ की कंपनी, 200 का हो जाएगा तो 250 करोड़ की कंपनी। सुन के कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन सबको पता है ये नॉशनल वैल्यू है। अल्टीमेटली जो हमें काम करना है, हमें से मेरा मतलब किसी भी बिजनेसमैन को जिसकी नेटवर्थ पब्लिकली अवेलेबल है, हमें जो काम करना है वो इस पे करना है कि हम अगले 1 साल से 5 साल में क्या वैल्यू डिलीवर करने वाले हैं। हमारा पैशन वो होता है। जैसे मैंने बताया ना, हम दस्ते सोचते हैं, फिर उसके हमें उसमें मज़ा आ रहा है। हो सकता है मेरी नेटवर्थ कल को 2500 करोड़ हो जाए, हो सकता है 25,000 करोड़ हो जाए, वॉट एवर इट इज़। लेकिन अगर मैं वही सोचता रहूँगा मैं पागल हो जाऊँगा ना। वैसे अगर महिंद्रा साहब बैठ के सोचो अपने कंपनी में, ये सोच रहे हैं यार अंबानी जी की तो नेटवर्थ $100 बिलियन है, मेरी तो $10 बिलियन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअल नेटवर्थ क्या है, वो तो ठीक है, होती रहती, तो मुझे भी $100 बिलियन की नेटवर्थ करनी। सोचो कितना स्टूपिड नहीं लग रहा सोच के भी कि एक आदमी ये सोचेगा। तो इसलिए वो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि महिंद्रा जी का आज जो फोकस शायद चल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन प्राइमरी वो जो मैं देख पा रहा हूँ विजिबली, दैट इज कि मेक कन्वेंशनल ऑटो इंडस्ट्री में महिंद्रा के व्हीकल्स आज से 10-15 साल पहले बहुत ही बुरे माने जाते थे, राइट। उनका बेसिकली जब स्कॉर्पियो आई थी वो उनका बूम प्रोडक्ट आया, हाँ। ठीक है, उसके बाद ये XUV और इस तरह के मॉडल्स लाके इन्होंने अपनी एक छाप बनाई, एक मार्केट शेयर बनाया, एक मार्केट शेयर बनाया। ये सब कुछ पिछले 10 सालों में हुआ है, पिछले 10 से 15 सालों में ये हुआ है, 2010 के बाद। हाँ, और जब से गवर्नमेंट नॉर्म्स आए हैं कि हम डीजल पेट्रोल की गाड़ियों की जो लाइफ है वो कम करेंगे और ईवी की हम बढ़ाएंगे। अब इन्होंने कहा जो चल रही है उसको तो ऐसे चलना, और तुम ईवी में भी ट्राई करो। अब ट्राई नहीं करो, वो उनका विजन है कि अब अगर ईवी है ऑटो सेक्टर का EV तो मुझे इंडिया में ईवी में बेस्ट बनना है। आई थिंक हिज माइंडसेट वुड बी दैट,
तो वो उस पर फोकस्ड है, ना कि इस पे कि मेरी नेटवर्थ कितनी % बढ़ रही है। वो उन्हें पता है दैट इज बाय प्रोडक्ट। हर मल्टी मिलियनर को, बिलियनर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नेटवर्थ नोशनल है। वो कर रहे हैं जो आज उन्हें करने में मजा आ रहा है, जो उनका पैशन है, वो उसको परस्यू कर रहे हैं। और यही चीज़ है जो बहुत सारे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी स्टार्ट पे हैं अपने, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे। मैंने आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ 3 ही चीज़ें चलेंगी। तो आपको जिस चीज़ का पैशन है, मेरे बहुत बार सवाल करा जाता है थ्रू माय कंटेंट एंड एवरीथिंग कि यार भैया सर अब ये बताओ कि मेरे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। भाई तुम भी बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें किसी ने आइडिया दिया तो मैं आके बताया था कि नहीं भाई तू ये बिजनेस मत कर, वो बिजनेस कर। मैं बेसिकली जिस अभी बिजनेस में हूँ, मैंने शुरुआत कहीं और से की थी, मैं अटक गया अब यहाँ पे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते करते मैं यहाँ तक आ गया। ऑटोमेटिकली बिजनेस ने मुझे चूज कर लिया कि तुम्हें क्या करना है, चूज करा ना। हाँ। ठीक है, लेकिन हुआ कैसे? जब आपने स्टार्ट करा, किसी चीज से तो स्टार्ट करा, खुद सोच के करा कि यार करके देखते हैं, और क्या है ना। अगर तुम 4-6 महीने 1 साल तक लोगों से यही पूछते रहते हैं कि बिजनेस क्या करूं क्या करूं, और तुम्हें कोई बोल देता भाई ऑटोमोबाइल बना ले, तो कर सकते थे क्या आप उस सिचुएशन में? पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो 99% तो मैं कहूँगा जो लोग पूछ रहे हैं ना कि मेरे को क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए, बनाना चाहिए, ब्रूटल लगेगी लेकिन ऑनेस्ट एडवाइस, आपके लिए बिजनेस नहीं बना है। जॉब करो ना तुम बिजनेस के लिए बने हो, हर कोई नहीं बना। और कोई बिजनेसमैन होना कोई वो नहीं है कि नॉट एक्स्ट्रा इजी जॉब भी नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और कोई और बिजनेस कर रहा है तो आप बहुत इन्फीरियर हो या सुपीरियर है बिजनेसमैन। कुछ ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट लाइफ है सबकी। ठीक है, कोई बिजनेस के लिए बना है, कोई नहीं बना। क्योंकि बिजनेसमैन को कभी भी वो दूसरों की सुनता ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका विजन होता है, जो गोल होता है, वो उसके साथ ही चिपका रहता है। दूसरे कंसल्टिंग करते हैं कि कंसल्टिंग करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो, किसकी चॉइस को मानना है, किसको नहीं मानना, वो दिमाग हमेशा बिजनेसमैन का ही रहता है, और इसीलिए वो लीड कर रहा होता है। राइट। तो अगर आपके अंदर वो, आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि प्रोडक्ट क्या बेचूं, बिजनेस क्या करूं, तो आगे तो इससे बहुत मुश्किल डिसीजन होने वाले हैं। ये तो सबसे ईजीएस्ट है एक्चुअली। अगर आप यही बेसिक डिसीजन नहीं ले पा रहे तो, और मेरा हमेशा सबको यही रिप्लाई होता है जो भी मुझसे ये पूछता है मैं क्या प्रोडक्ट करूं क्या, मैं बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट वे में बोल देता हूं कि भाई अगर आपको ये सवाल करना पड़ रहा है देन आई वुड सजेस्ट प्लीज ट्राई फॉर सम गुड जॉब। समझ लो, तो इट्स अबाउट पैशन, आप क्या कर रहे हो, और नेटवर्क्स हिलती रहेंगी, ऊपर नीचे सब कुछ होता रहेगा। एंड नेटवर्थ जो होती है ना, वो कंपनी से डिराइव्ड है आपकी अल्टीमेटली, प्राइमरीली। सबसे ज़्यादा चंक किसी भी मल्टी बिलियनर का उसकी कंपनी के, अपनी कंपनी के शेयर्स का होता है। तो अगर आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो, कंपनी को बढ़ा रहे हो, नंबर्स बोल रहे हैं 1-2 क्वार्टर में नीचे चलेगा या 1 साल नीचे चलेगा, 2 साल नीचे चलेगा, वो सी बैकअप हो गया, तो अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो और काम कर रहे हो तो वो बैक करेगा, और जब वो बैक करेगा तो जनता खुद रिवॉर्ड कर देगी। आपके शेयर खरीदने वालों की लाइन लगेगी जिससे शेयर प्राइस पंप हो जाएगा। तो आपकी नेटवर्थ 10 बिलियन से 20 बिलियन कब हो जाएगी आपको नहीं पता लगेगा। लोगों को लगता है वो 20 बिलियन बंदा जेब में रख के घूम रहा है। ये उनका गलत वहम भी चल रहा है। वो तो वहम जो चल रहा है, तो यू वांट मी टू क्लियर दैट वहम? यस। कैसे चलता है ये सिस्टम? बताओ। नेटवर्थ कुछ भी नहीं होता कि अगर मान लो एक पर्सन की कह रहे हैं हम नेटवर्थ 100 करोड़ है, तो हो सकता है उसकी कंपनी में जो उसकी ओनरशिप है वो 50% हो, ठीक है, और उसकी कंपनी की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए हो, तो 50 करोड़ की तो नेटवर्थ वहाँ से डिराइव हो गई। तो वो शेयर्स कभी वो बेचना चाहेगा, बेच के वो एनकैश कर सकता है इन फ्यूचर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो 50% स्टेक एकदम से बेच देगा। दैट मीन्स ही इज टेकिंग एग्जिट फ्रॉम व्हाट ही इज डूइंग, राइट। और जब वो बेचना शुरू करेगा तो वो शेयर प्राइस जो 50 करोड़ की उसकी वर्थ बन रही होगी वो शायद 25 करोड़ भी नहीं रह जाएगी तुरंत। ठीक है, तो कहने को तो वहाँ 50 करोड़ उसकी नेटवर्थ में वो कंट्रीब्यूशन है, और फिर उसके पास 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ लिक्विड कैश भी होगा 2-4 करोड़, ठीक है, मतलब इन द सेंस बैंक में होगा
बैंक अकाउंट में। तो ऐसी चीज़ें करके वो सब मिला के उसकी नेटवर्थ होती है, बट इट डजेंट मीन कि उसकी जेब में उतना पैसा है और वो तुम्हें अभी दे सकता है, राइट। हाँ, तो ये ज़रूर है कि अदला बदली कर सकता है कि इधर से बेचा और फिर ख़रीदा, वो चीज़ कर सकता है। तो नेटवर्थ इसीलिए नोशनल होती है हमेशा। अभी आप ही देखो ना, जो पिछले साल क्या कहते हैं, आई थिंक अभी भी वही है, इलॉन मस्क की नेटवर्थ $400 बिलियन से ऊपर हो गई थी, फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ टू हैव दैट काइंड ऑफ नेटवर्थ। तो क्या हुआ था, यूएस का स्टॉक मार्केट इतना बढ़ गया था, फिर उन्होंने ट्रम्प साहब से दोस्ती कर ली। ट्रम्प साहब से दोस्ती करने के बाद हुआ था उनका ये नेटवर्थ, ठीक है। फिर दोनों की लड़ाई हो गई, अभी न्यूज़ आ भी रही थी लड़ाई, मतलब ट्रम्प और एलॉन मस्क का तो मियाँ भी वाला चल रहा था, ठीक है। तो जब वो बिगड़ा तो वो नेटवर्थ नीचे गिर गई वापस, स्टॉक वैल्यू बेसिकली। हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना हुआ कि उसका जो है 100 करोड़ का एक्चुअल लॉस हो गया, उसने कहीं गवा दिए, नेटवर्थ में हो गया। तो इट्स लाइक कि जब आप रॉन्ग एक्शन लोगे तो आपकी नेटवर्थ कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी जनता की नज़रों में। इसीलिए अंबानी जी तक ना पहुंचने वाला जो क्वेश्चन है। अच्छा, और दूसरी बात देखो, एक फैक्टर तो है ही है कि धीरू भाई अंबानी वॉज द इनिशिएटर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसने एक्चुअली इस स्टॉक मार्केट को समवेयर खड़ा करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन द सेंस कि मेन कंपनी वॉज रिलायंस ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन स्टॉक मार्केट, प्राइवेट कंपनी। तो उनके फादर ने बहुत सारे एडवेंचर्स करे, इसलिए वो वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँच सकते थे। एंड मुकेश अंबानी बीइंग सेकेंड जनरेशन, उन्होंने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ग्रास्प कर सीखा, संभाला और उसको ग्रो करा, ठीक है। तो समवेयर में बहुत ज़्यादा धीरू भाई अंबानी, और जब इनके बारे में पढ़ता हूँ मुकेश अंबानी के बारे में, तो मैं सिमिलैरिटीज़ भी देता हूँ। एंड इनफैक्ट एट सम पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी इज़ बेटर बिजनेसमैन देन धीरू भाई अंबानी, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन थी, करना ज़्यादा मुश्किल था एक ज़मीन से उठ के आना, लेकिन लोग जो नहीं समझ पाते वो ये होता है कि, क्योंकि मैं भी सेकंड जनरेशन हूँ खुद, कि फर्स्ट जनरेशन के लिए वो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस सेकंड जनरेशन में डिस्ट्रॉय भी होते हैं, उनको मेंटेन करना मुश्किल होता है। देखो क्यों नहीं मेंटेन करना, नहीं, क्योंकि क्या होता है, देखो एक कंफर्ट जोन मिल जाती है सेकंड जनरेशन को बचपन से, और फर्स्ट जनरेशन को नहीं मिली होती। तो जो कंफर्ट जोन से नहीं आया होता ना, उसको कुछ खोने का डर नहीं होता, और वो तो बस अपनी धुन में इस एक के बाद एक एक्शन डिसीजन लेता जाता है। सेकेंड जनरेशन को क्या होता है कि यार मिला हुआ तो है, इतनी लाइफ ऐसी हो रखी है, तो क्यों पंगे लेने, चलाते रहो, नहीं भी करेंगे तो भी चैन से रहेंगे। बहुत सारे ऐसा करते हैं कि जिनका ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो क्या करते हैं कि बिजनेस बेचा किसी को, निकल लिए, अच्छा 100 करोड़ की FD बनवा ली, अब इसका इंटरेस्ट ही जो है 60-70 लाख आता रहेगा भाई, ठीक है। उससे अपना तो लैविश लाइफ जिएंगे, काम चल जाएगा, हर महीने एक वो जो है फॉरेन ट्रिप मारेंगे, ठीक है। गाड़ी भी 2-4 साल में एक बढ़िया सी ले लेंगे 1 करोड़ की। तो ये बहुत लोगों की मेंटालिटी, और बाकी वो FD में नहीं डालते, लिटरली वो इक्विटीज़ में, और उससे रिटर्न उनकी अच्छी बनती रहती है। सबसे बड़े रियल एस्टेट में डाल देते हैं यार आज की डेट में जितने मास्टर इन्वेस्टर्स हैं, जो इसमें स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, वो क्या है, वो यही मैक्सिमम मैचनाइज यही है कि उनके बाप दादाओं ने कमाया और फिर उनके बाद उनका धंधा करने का मन नहीं करा, तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट, फिर पैसे को पैसा खींच रहा है, हाँ, राइट। या फिर कुछ ने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ही नालायक निकले, ठीक है। लेकिन जिसकी सेकंड जनरेशन ने भी काम कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जहाँ काम कर जाते हैं दोनों, कोटक ग्रुप देख लो, महिंद्रा ग्रुप देख लो, आप अंबानी देख लो, ठीक है, बिरला देख लो, टाटा देख लो, सब देख लो। और उसके बाद जो है जिसकी थर्ड जनरेशन भी काम कर जाए ना, जो यूजुअली नहीं होता, बहुत रेयर केस होता है कि 3 जनरेशन्स तक वो पैशन रहे, ठीक है, तो वो फिर टाटा जैसी एम्पायर खड़ी कर देते हैं, जिसको ब्रेक करना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज़ रनिंग ऑन कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट पे। टाटा में सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि इसका बेटा ही अगला MD और चेयरमैन बनेगा, सिलेक्शन होता है थ्रू द ट्रस्ट, टाटा सन्स के थ्रू क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया वो फॉलो करना ही करना है। तो जो उनमें से बेस्ट होगा उसी को नेक्स्ट बिजनेस का भार दिया जाएगा।
इस वजह से टाटाज हैव बीन देयर फॉर मोर देन 100 ईयर्स। तो इसीलिए अब तो अंबानी जी की भी थर्ड जनरेशन आ रही है बिजनेस में। थर्ड जनरेशन आ गई है, बट स्टिल वेट एंड वॉच है, कितने कैपेबल निकलेंगे, क्या वो पैशन निकल रहा है, लगेगा क्या उनके डिसीजंस रहते हैं। अभी आप एक और चीज़ कह रहे थे कि छोटे भाई साहब भी हैं, राइट। अब देखो उनके बेटे जो हैं बैंकरप्ट हो गए थे भाई साहब, जैसे भी हुए, डिक्लेयर करा, जो भी था, हुए थे नहीं हुए थे, बड़े भैया ने लेकिन 3 साल में बड़े भैया ने बचा लिया। लेकिन 3 साल में उनके जो दोनों बेटे हैं, आई थिंक बड़े भैया के बच्चों से ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने एक ट्रबल टाइम देख लिया, ठीक है। तो शायद उनके अंदर वो पैशन ज़्यादा होगा एंड ग्रोथ भी ले जाएंगे। मेरा एस्टिमेट ये है कि दे वुड ग्रो बेटर। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है ना। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय में देने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू एनी फील्ड? रिलेटेड टू एनी फील्ड, सिंपल सी एक एडवाइस है, मरना सबको एक दिन है, राइट। और अभी के बीच में और मरने के बीच में सिर्फ एक चीज़ है, टाइम। अपने टाइम को कहाँ लगा रहे हो ये ध्यान से सोच के लगाना, बाकी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। ओके, टाइम मुकेश अंबानी की तरह स्पेंड भी कर सकते हो और विजय माल्या की तरह भी, जैसे मर्जी करो, लेकिन आप कहाँ लगा रहे हो उसका ध्यान रखना। ओके, क्योंकि वो अगर बर्बाद कर दिया एंड में हाथ में कुछ नहीं। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।